Hello students, today I am going to discuss with you a new topic, Huygens principle of secondary wavelets. Actually students, इस प्रिंसिपल को हम समझते हैं वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन को फिक्स करने के लिए हमें किसी इंस्टेंट पर वेव फ्रंट पता होगा, लेटर इंस्टेंट पर उसकी न्यू पोजीशन बतानी होगी। तो ज्योमेट्रिकली किसी वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन को बताने के लिए ही हम हाइगन्स का प्रिंसिपल समझते हैं और पढ़ते हैं। तो हाइगन्स ने क्या बोला था, उसको उन्होंने लाइन में क्या लिखा, सिर्फ इतना सा, हाइगन्स प्रिंसिपल गिव्स ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ अ वेव। क्या बोला उन्होंने, हाइगन्स गिव्स geometrical details of traveling of a wave, and this principle helps to used to find new position of given wave front at a given instant if present position is known। कंडीशन लगा दी, इफ प्रेजेंट पोजीशन नोन। क्या बोला हाइगन्स ने इतनी बात बोली कि हम हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू अगर हमें किसी वेव फ्रंट की प्रेजेंट पोजीशन मालूम है तो लेटर इंस्टेंट पर उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए। तो क्या रूल्स थे, क्या प्रिंसिपल था, वो उन्होंने पॉइंट वाइज बताए। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, पहला पॉइंट क्या था, बहुत सिंपल, तो डेफिनेशन ही थी। हाइगन्स प्रिंसिपल की सबसे पहले वेव फ्रंट की डेफिनेशन है, क्या है, लोकस ऑफ all the particles of medium vibrating in same phase at a given instant this is the definition of wave front, called wave front. Locus of all the particles of medium vibrating in same phase at a given instant is called wave front. This is the first principle. And second is what? All the particles, ऐसा बोल सकते हो, each particles on the wave front, each particle on the wave front, each particle on the wave front act as a fresh source of disturbance, act as a fresh source of disturbance। ऐसा उन्होंने बोला, ईच पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे सोर्स डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करता है, आगे फॉरवर्ड करता है, वैसे ही वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो भी डिस्टर्बेंस को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और हर पार्टिकल एक सोर्स की तरह काम करेगा। तो ये हो गया, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोड्यूसेस सेकेंडरी वेव्स, और इन्हीं सेकेंडरी वेव्स को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या होता है, these wavelets
propagate with same speed in the medium. These wavelets propagate with same speed in the medium. तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनती हैं उनकी स्पीड भी सेम होती है, मीडियम तो सेम है ही, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई। फोर्थ पॉइंट आपको क्या मिलता है कि जो रेज होती हैं, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये मैं आपको फिगर से क्लियर कर देता हूं, वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। बचता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट को देखिए समझने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एस है, दिस इज द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, इट इज द पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। आपको ये मालूम है कि पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी इंस्टेंट पर मैंने वो टाइम लेट कर लिया कि टी टाइम पर कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट की पोजीशन ये है, क्लियर। इस पोजीशन को मैंने कंसिडर कर लिया। अब इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब कैसे होंगे? सेम फेज पे होंगे। कैसे होंगे? सेम फेज पे। अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा? जो भी डिस्टरबेंस आगे जाएगा, मतलब जो डिस्टरबेंस है वो वेव्स होंगी, और वेव्स कैसे जाती हैं? इन रेज के फॉर्म में। देखिए ये डिस्टरबेंस है, इन रेज के फॉर्म में ही आगे बढ़ रहा। तो मैंने बोला कि आपसे कि जो पार्टिकल होंगे इस वेव फ्रंट पर वो एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह काम करेंगे। ये आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास सारी रेज हो गई, एंड दीज रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो देखेंगे 90 बनेगा, ठीक है। तो मैंने यही लाइन लिखी थी, रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो यहाँ से क्या हो रहा? इस पॉइंट सोर्स से जो डिस्टरबेंस है, जो वेव्स हैं वो प्रोपागेट हो रही हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसको मैंने क्या किया? t=t1 पर एक मैंने लोकस बनाया उन पार्टिकल का जो सेम फेज पे थे। तो वो लोकस क्या इंडिकेट करता है? दैट लोकस इंडिकेट द वेव फ्रंट। और इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, और उनसे उस पॉइंट से जो पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन है हमारा ये, और इससे पास होने वाली जो लाइंस होती हैं, जो रेज होती हैं, वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। अब हम समझेंगे फिफ्थ पॉइंट, जिससे हमको न्यू वेव फ्रंट की क्या पोजीशन है, कैसे उसको ज्योमेट्रिकली दिखाना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आपके पास एक पॉइंट सोर्स हो गया, दिस इज द पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ। एस क्या हो गया? एस हो गया पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। इसको आपने बोला पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। फिर आपने कहा कि सी क्या है? सी आपने कहा स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? मीडियम में, इन मीडियम। इन दो चीज़ों को आपने मान लिया। अब आपको चाहिए क्या? चाहिए ये एट t=t2, इतने टाइम पर आपको चाहिए न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये आपको चाहिए एक न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपने क्या किया, एक एस आपके पास पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस था। इस पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस से वेव फ्रंट निकला, मतलब वेव्स निकली, और वेव निकली तो मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम टी पर ये पोजीशन है। ये क्या है? एट t=t1 पर। इसको हम जानते हैं, दिस इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। और मुझे एक न्यू लोकेशन चाहिए, एक न्यू पोजीशन चाहिए। वो कौन सा टाइम है? वो टाइम t2 है। हम t2 टाइम पे चाहते हैं। तो हमने क्या देखा, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या काम करते हैं? एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह वर्क करते हैं। इनसे भी वेव्स निकलेंगी, इनसे सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी। जो वेव्स निकलती हैं
इन पॉइंट सोर्सेस से जो इस वेव फ्रंट पे हैं, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अब क्या होगा, वो उनकी रेडियस क्या होगी, तो आपने क्या बोला कि मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में वो है c, और t2 टाइम पे चाहिए, तो इसका मतलब c इंटू t2 कर दें तो मुझे उन वेव फ्रंट का क्या आर्क होगा, क्या रेडियस होगी, मिल जाएगी। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो होगी c इंटू t2, c इंटू t2। तो c इंटू t2 या c t2 के बराबर क्या समझना है इसको, इसको आपको ये समझना है यहाँ से कि c इंटू t2 अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके उतने रेडियस का आर्क ले लें, मतलब इन पॉइंटों को क्या कर लें, इन पॉइंट्स को हम लोग सेंटर मान करके, मान लिया हमने ये पॉइंट P था, ये Q है, ये R है, ये S है, ये L है, ऐसा। तो इन पॉइंट्स के सेंटर मान करके हम क्या बनाते हैं, CT2 रेडियस के सर्कल्स बनाते हैं। तो देखिए ऐसा बनेगा जाके, हमने ऐसे सर्कल्स ड्रा कर दिए। अब जरा देखिए होता क्या है, इनको हमें इन पे हमें कॉमन टेंजेंट प्लेन ड्रा करना है, कॉमन टेंजेंट प्लेन ड्रा करना है। दिस इज द कॉमन टेंजेंट प्लेन, ये क्या है, दिस इज द कॉमन टेंजेंट प्लेन, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट प्लेन। ये होता है A डैश, इसको बोलते हैं B डैश, जो अंदर का है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं AB। क्या हो गया, ये हो गया B, और ये क्या था, ये आपके पास था A। अच्छा इधर वाला क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट प्लेन इधर का भी बनेगा जाके, इसको हमने बोला A डबल डैश और B डबल डैश। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट था वो फिफ्थ पॉइंट क्या बन जाता है। अच्छा कुछ डिस्टेंस और जा करके अगर हम देखें एट अ लार्ज डिस्टेंस, क्या देखते हैं, एट अ लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे कहानी को समझें तो यही वाला क्या होता है, इसका एक छोटा सा पार्ट कट कर लेते हैं और कुछ ऐसा बन के आता है। यहाँ पर एक कोई वेव फ्रंट होगा, उस पर ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उस पार्टिकल पे भी क्या होगा, हम पर्टिकुलर टाइम और वेलोसिटी ऑफ c मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ले लेंगे, एक रेडियस लेंगे और ऐसे ऐसे सर्कल्स ड्रा कर लेंगे। तो आप देखोगे कि इस तरह का भी एक वेव फ्रंट आपको आगे मिल जाता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जा करके। तो ये आपको समझ में आ जाता है। मतलब क्या आया, हम A डबल डैश और B डबल डैश को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम केवल A डैश और B डैश को लेने वाले हैं। क्यों, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। आप सिर्फ कंसीडर करोगे किसको, आप सिर्फ कंसीडर करोगे आप A डैश और B डैश को, ठीक है। तो यहाँ समझिए पहले क्या बात समझनी है आपको। यहाँ पर ये रेस ऐसे थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे जा रही थी और ये ऐसे जा रही थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी का प्रोपागेशन हो रहा है। These rays are perpendicular to the wavefront and this shows the propagation of energy। अच्छा इसको बोला क्या आपने, इसको बोला कॉमन टेंजेंट प्लेन। क्या बोला आपने, जो फिफ्थ पॉइंट था वो ये था, कॉमन टेंजेंट प्लेन, कॉमन टेंजेंट प्लेन। जो कॉमन टेंजेंट प्लेन है किसका, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स गिव्स न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। ये आपने बता दिया। अब यहां सिर्फ ये समझना है कि वाई, क्वेश्चन ये है वाई वी कंसीडर A डैश B डैश वेव फ्रंट बट नॉट कंसीडर A डबल डैश B डबल डैश। आप A डैश B डैश को कंसीडर करते हो बट A डबल डैश B डबल डैश को कंसीडर नहीं करते हो, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सिर्फ आपको इतना बताना है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, क्या अकॉर्डिंग टू किरचॉफ ने क्या रूल दिया, किरचॉफ ने सिर्फ इतना समझाया
कि जो इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्लियर। अब थीटा बाई 2 होता है तो यहाँ समझना है कि थीटा क्या है। थीटा होता है एंगल, इसके किसके बीच में, थीटा होता है एंगल। मैं लिख देता हूँ थीटा बी द एंगल, बी एंगल किसके बीच में, बिटवीन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड, और किसके बीच में होता है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है एंड रे, डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ रे। अब ये चीज़ समझनी है, डायरेक्शन ऑफ रे क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ रे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे ये हो गई, ये डायरेक्शन ऑफ रे है, ये क्या हो जाती है, ये डायरेक्शन ऑफ रे हो जाती है, ये डायरेक्शन ऑफ रे हो गई, और ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया। अब आपको समझना है कि फॉरवर्ड के लिए क्या होता है। फॉरवर्ड जो होता है, जो हम इसको ले रहे हैं, पीछे वाला नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रीजन इसका फॉरवर्ड वेव फ्रंट, फॉरवर्ड वेव फ्रंट, जो फॉरवर्ड वेव फ्रंट होता है उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 डिग्री होती है। अगर फॉरवर्ड के लिए 0 डिग्री हो गई तो आप समझ रहे हो कि 0 डिग्री जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, आई प्रोपोर्शनल टू कोई कांस्टेंट आएगा। पहले तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा के कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ कितना रहा, यहाँ पे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए यहाँ से क्या होगा कि जो आई होगी, आई वो कितना आएगा, के, और थीटा की वैल्यू 0, तो 0/2 करोगे फिर भी 0, कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये तो लिया जाता है। अच्छा रिवर्स के लिए देखिए, बैकवर्ड क्या होगा, जो बैकवर्ड वेव फ्रंट होगा उसके लिए थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। क्या होगी, 180 डिग्री, और 180 डिग्री होने पर क्या होगा, देखिए के यहाँ रखोगे इतना 180/2 करोगे, 180/2 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 आया तो कितना आ गया, यहाँ से वैल्यू 0 आ जाती है। जब आपके पास इंटेंसिटी 0 आ गई, मतलब इस A डबल डैश B डबल डैश के लिए इंटेंसिटी वेव की 0 आ गई, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द रीजन दैट, दिस इज द बिगेस्ट रीजन दैट A डबल डैश B डबल डैश, और यू कैन से दैट जो बैकवर्ड वेव फ्रंट है इट कैन नॉट बी कंसीडर। वाई, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, जो थीटा इक्वल टू 180 होता है। 180 क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर सामने वाली रेज ले रहे हो तो एंगल 0 आएगा, एंगल 0 आएगा तो इंटेंसिटी क्या आएगी, इंटेंसिटी आएगी आई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया मैंने, के आया तो 1 आ गया। ओके, और जब बैकवर्ड लेते हैं तो 0 आ जाता है। तो बैकवर्ड वेव फ्रंट कंसीडर नहीं करते, फॉरवर्ड कंसीडर करते हैं। दिस इज द वीकेस्ट रीजन।